हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो प्रीवियस साइंस कर रहे थे उसमें ये हमारा पार्ट नंबर 70 वीडियो है। सेक्शन एंड वीडियो इससे पहले डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो ग्रुप डी 2018 साइंस नाम को आपको मिल जाएगा। और ये हमारा 25/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। ये 25/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट वीडियो मिस है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे हमारी सीरीज खत्म होगी ना, उससे पहले मैं आपको करा दूँ, मेरे पास जो आंसर की है मैं फिलहाल उसी के आधार पर आपको करा रहा हूँ। तो अगर कोई मिस होता है तो उसको मैं लास्ट में वीडियो की जब हमारी सीरीज खत्म हो रही होगी तो जो सीरीज मैंने मिस कराई है उनको मैं करवा दूंगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में 2 वीडियो डाल दिए गए हैं। अब आपको पता है उनको पीडीएफ बनाने में और फिर यहाँ पर एडिटिंग करने में और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए गाइस थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी पाठशाला से जुड़ जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके आकार के समान प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के किस बिंदु पर रखा जाएगा। देखिए ऐसा पूछ रहा है कि हम वस्तु को कहाँ रखें ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार के समान ही प्राप्त हो। तो देखिए ये आपका उत्तल लेंस और ये आपके होता है f1, ये होता है 2f1, ये होता है f2, ये होता है 2f2। ठीक है, इधर इन्फिनिटी होती है माइनस की, इधर भी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये आपका लेंस होता है। अब आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी जो उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने बता दिए हैं। तो आप उनको यहाँ से आई बटन से जाके देख सकते हैं गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको यहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा कि जब वस्तु को 2f1 पर रखते हैं ना यहाँ पे, तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर, जो कि वस्तु के आकार के बिल्कुल क्या होता है, समान ही बनता है। ठीक है, वस्तु के आकार के समान बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई 2f1 पर। कहाँ रखेंगे, अगर वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के आकार के समान ही प्राप्त होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी गर्मियों के दिनों में किसकी वजह से ठंडा रहता है। देखिए एक होती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे होते हैं वो जो जल होते हैं उसको आपके वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। दूसरा होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है कि पानी का इकट्ठा होना है, किसी पदार्थ का इकट्ठा होना, उसे बोलते हैं संघनन। रूपांतरण का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। और वाष्पन का मतलब होता है कि वाष्प बन के उड़ना। तो देखिए आपका वाष्प के रूप में आपके मतलब बाहर निकलना। तो होता क्या गाइस, जब हम मटकी में पानी भरते हैं या किसी आपके जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, मटका मटकी आप जानते हो, उसके अंदर अगर हम पानी भरते हैं ना तो उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि पानी है ना वो रिस कर बाहर निकलता रहता है। आपने देखा होगा अच्छे से कि पानी जो रहता है वो रिस कर बाहर निकलता रहता है। इस वजह से आपका क्या होता है, पानी है ना वो ठंडा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। भी वाष्पन के कारण आपकी जो मटकियाँ हैं वो आपके ठंडा पानी उनके अंदर रहता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किसी वस्तु की एक निश्चित ऊंचाई पर उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर किसी वस्तु की अगर निश्चित ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, लेकिन चारों ऑप्शन में आपको स्थितिज ऊर्जा मिलेगी, तो फिर कौन सी ऊर्जा होगी। तो आपको पता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित होती है तो उस पर ग्रेविटी भी लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है जो उसे नीचे की ओर खींचता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी। कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई किस धातु का आपके क्षय नहीं होता, मतलब कौन सी धातु है वो आपके उसके ऊपर जल्दी से जंग नहीं लगती है, वो उसका क्षय नहीं हो पाता है एक प्रकार से, यानी कि उसका संचारण नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि आपका प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम एक बहुत ही महंगा तत्व होता है, महंगा धातु होता है। और ये आपका एक प्रकार से ऐसा धातु होता है जिसके ऊपर कोई जंग नहीं लगती, कोई क्षय नहीं होता। ठीक है, ये आपके सोने से भी महंगा रहता है प्लेटिनम जो होता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सा कथन है वो आपके सत्य है। पहला कथन आपको दे रखा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें किसी भी स्थिति में उसकी जो गति जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। ऐसा बोल रहा है कि ये यहाँ कोई पृथ्वी का सरफेस है, यहाँ से हमने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, तो ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी जो गति होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो सभी जगह समान होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जब वस्तु को फेंकेंगे शुरू में उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी ये बहुत ही अधिक होती है, लेकिन लास्ट में जाके वस्तु होती है वो जीरो हो जाती है, यानी कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है लगातार बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो आपका गलत हो गया। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे होता ना उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब किसी भी बिंदु पर जो ऊर्जा का योग होता है वो आपके समान होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1
सही होता, लेकिन आपसे पूछा कि भाई आपका इसकी गति रहती है वो समान रहती है, तो गति समान नहीं रहती। दूसरा, किसी भी वस्तु का भार कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, उसका भार जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि W बराबर होता है mg, है ना, और g का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो g का मान आपका जीरो नहीं होगा, तो m का मान आपको होता है वस्तु का कुछ न कुछ भार तो होता ही होता है, इसलिए W का मान कभी भी जीरो नहीं होता। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर की, इसमें आंसर आएगा पांचवें में कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, कि सेकंड कहता है ना वो आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई किस समूह में आपके रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसें पाई जाती है। अब देखो बात हो रही है गैस की, तो आपको पता है गैस होती हैं वो मेन रूप से आपके वर्ग 18 के अंदर पाई जाती हैं। वर्ग 18 का तत्व होता है, वर्ग 18 समूह, उसके अंदर प्योरली आपके गैस ही गैस पाई जाती हैं। तो वर्ग 18 के तत्व को बोलते हैं आपका शून्य समूह यानी कि जीरो समूह, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, बहुत सारे नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सी धातु होती है सबसे अधिक तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या होता है? तन्य का मतलब होता है कि उसे हम एक प्रकार से तार के रूप में बना सकते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर के तार बनते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, कॉपर के तार बनते हैं। तो कौन सी धातु होती है वो सबसे अधिक तन्य होती है, मतलब उसको सबसे अधिक तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सोना होता है ओरम Au, ये आपके सबसे अधिक लंबा बन सकता है। इसका मात्र 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये आपका इसकी विशेषता होती है सोने की, सोना सबसे अधिक तन्य होता है। ठीक है, उसके बाद मुझे तो एल्यूमिनियम, वो आपका सोना होता है, सोने के बाद चांदी होती है, चांदी के बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हमारी जो लार होती है आपको पता होगा उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक आपके 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो आपका एमिलेज होता है, ठीक है, एक अमाइलेज, एक आपके होता है, एक होता है टाइलिन। 2 पाए जाते हैं आपके लार ग्रंथि होती है उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है एमाइलेज, एक होता है आपके टालिन। तो आपसे पूछा है भाई कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका है एमाइलेज, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बायो हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हम जो आपका एंजाइम वाला चैप्टर है वो आपको मैं करवाऊंगा, ये क्लास 10th का है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई समुद्री जल के अंदर जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है। और ये भी मैंने आपको पहले साउंड के 3-4 वीडियो बनाकर आपको जो साउंड वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। तो उसमें आपका ये जो समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो आपकी होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, 1531 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि सल्फर की जो परमाणविकता होती है वो क्या होती है। देखिए सल्फर की परमाणविकता क्या मतलब होता है कि भाई सल्फर का एक अणु होगा उसमें कितने परमाणु होंगे। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन होती है वो O2 के रूप में होती है, ओजोन होती है O3 के रूप में होती है। तो ये जो संख्या होती है ना इसको बोलते हैं इसकी परमाणुकता, मतलब ऑटोमेसिटी। तो देखिए सल्फर को आपने देखा सल्फर आपके S82 में पाया जाता है, मतलब सल्फर के 8 परमाणु आपके एक अणु में पाया जाता है। तो सल्फर क्या हो जाएगा कि सल्फर एक अष्ट परमाणुवीय तत्व होता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है आपके एक तो एकल परमाणु, एक द्विपरमाणु, एक त्रिपरमाणु, एक बहुपरमाणु। तो आपको पता होगा आपका 8 जो है वो आपका बहुपरमाणु आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें किस समूह के तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 6 होता है। अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जब कराई थी, आधुनिक आवर्त सारणी जब कराई थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता लगा सकते हैं कि वो आपके किस वर्ग का है। तो देखिए आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास 6 दे रखा है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपका अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वर्ग संख्या 1 का है, अगर 2 हो वर्ग संख्या 2 का है, अगर 3 हो वर्ग संख्या 13 का है, 4 हो वर्ग संख्या 14 का है, अगर 5 अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो 15 का है, 6 है तो 16 का है, 7 है तो 17 का है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में तो 18वें वर्ग का तत्व है। तो आपको देखिए अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि वो तत्व आपके वर्ग संख्या 16 का तत्व हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके फिलामेंट में आपका कौन सा धातु होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर आपके टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, और टंगस्टन का तार होता है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है वो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, इसलिए बल्ब कितना ही गर्म हो जाए आपका जो फ्यूज है ना वो बहुत कम होता है, उसकी स्प्रिंग होती है वो आपके फ्यूज होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि कोई कीड़ा है ना, यदि कोई मृत कीड़ा मिट्टी के अंदर फंस जाता है ना, तो वह अपघटित नहीं होता, मतलब उसका आपके विखंडन नहीं होता है, तो
तो बाद में वह कीड़ा होता है, उसका शरीर जो होता है आपके जो मिट्टी रहती है उसके ऊपर छप जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी डेड बॉडी को देख लीजिए, अगर किसी डेड बॉडी को अंदर हम डाल देंगे मिट्टी के अंदर तो उसकी हड्डियाँ जो रहती हैं वो एक प्रकार से वहाँ पर प्रिंट बना देती हैं कुछ न कुछ। तो वो जो प्रिंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो निशान बन जाते हैं उन निशानों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोलते हैं फोसाइल। क्या बोलते हैं, फोसाइल, या उनको बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, यानी कि जीवों के अवशेष जो होते हैं उन्हें बोलते हैं जीवाश्म, फोसाइल उनको बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई जो कोई भी गाड़ी होती है उसका जो ओडोमीटर होता है वो क्या काम आता है। तो देखिए गाड़ी में दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक आपका होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर मापता है स्पीड को और ओडोमीटर जो मापता है वो मापता है डिस्टेंस को। आपने देखा होगा किसी भी कार में, मोटरसाइकिल में ऐसे यहाँ पर मीटर लगा रहता है और यहाँ पर इस प्रकार से किलोमीटर लिखे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका ओडोमीटर। तो यह आपके मापता है डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति, अगर उसकी स्थिति रनिंग मूवमेंट में है, मतलब वो आपके रनिंग मुद्रा में है, रनिंग स्थिति में है, गतिशील अवस्था में है, तो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बंदूक से चलाई हुई गोली, यानी कि आपके जो बुलेट है वो गन से निकली हुई है तो बिल्कुल उसमें आपके निकाली हुई, मतलब रनिंग मूवमेंट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा, तीव्र गति से कार्य करने वाला रेलवे का इंजन, अगर रेलवे का इंजन चल रहा है तो वो भी आपकी गति ऊर्जा का उदाहरण है। तीसरा, एक साधारण पेंडुलम की गति, पेंडुलम होता है ये इस प्रकार से, इसको दाएं बाएं ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पेंडुलम। तो इसमें भी आपकी गति ऊर्जा होती है। तो बोलेंगे कि भाई तीनों कथन, यानी कि ए बी सी तीनों ही कथन है वो आपके गति ऊर्जा से रिलेटेड हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई एक विद्युत बल्ब है, उसका जो फिलामेंट है, उसका फिलामेंट 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की धारा उसके फिलामेंट को जब दी जाती है तो उसमें प्रभावित होने वाले आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपके होगा विद्युत धारा की परिभाषा से, और मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ विद्युत धारा वाला चैप्टर। तो देखिए विद्युत धारा की परिभाषा होती है I बराबर Q अपॉन टी। क्या होती है? I बराबर Q अपॉन टी, जहाँ पर I होती है विद्युत धारा, Q होता है आवेश और T होता है समय। तो देखिए Q का मान निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा IT। क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा IT। I का मान आपको दे रखा है 0.5, T का मान आपको लेना है सेकंड में, तो 8 मिनट दे रखा है, 8 को गुणा कर देंगे आपके 60 से, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 8 सिंक आपका हो जाएगा 8 में जो 40 और ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 यानी 240, ठीक है। 240 कूलम है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, 240 कूलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं कि उनके पास जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जल की मात्रा होती है उसको क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, त्याग देते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आपके वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन इस प्रोसेस को बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई टेरिडोफाइटा जो ग्रुप होता है उसके सदस्य होते हैं, उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें आपके जड़, तना, पत्ती तीनों पाए जाते हैं, जड़, तना और पत्ती, यानी कि आपके स्टेम, आपका रूट, स्टेम और लीव्स तीनों पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर पुष्प होते हैं, फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, वो आकर्षित जो करती है किस बल के कारण करती है। तो देखिए आपको पता होगा कोई भी वस्तु, कोई पृथ्वी जो होती है किसी वस्तु को जो खींचती है तो वो ग्रेविटी के कारण आपके खींचती है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ग्रेविटी कारण यानी कि आपके इसको बोलते हैं आपका ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण आपके खींचती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ फिजिक्स के अंदर। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर गति करने में जो बल सहायता करता है वो अभिकेंद्रीय है, और केंद्र से दूर जो आपके उसको हटाता है वस्तु को उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो इसके बारे में पहले से आपके डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई डाल्टन का जो सिद्धांत दिया गया था किस पर आधारित है। देखिए डाल्टन ने ये सिद्धांत दिया था कि कोई भी तत्व होता है उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ेंगे तो बाद में कि वो आपके और टुकड़ा नहीं होता है। मतलब आपका उसने कहा था कि परमाणु होता है वो एक अविभाज्य होता है और परमाणु के ऊपर आवेश नहीं होता है, ये उदासीन पाया जाता है। तो ये आपका डाल्टन का सिद्धांत कहलाता है ना। तो देखिए ये आपके है परमाणु संयोजन के नियम पर आधारित। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो आपके रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई इनमें से कौन सा मनुष्य के प्रजनन अंग का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि आपका जो मनुष्य का प्रजनन हिस्सा होता है उसका ये भाग है। तो देखिए आपका गर्भाशय
है ना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी, तीनों आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग हैं। लेकिन आपका जो शुक्रवाहिनी होती है ना, वह आपके पुरुष में पाई जाती है, जो शुक्राणुओं का वहन करती है, शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम, ठीक है, जिसका सामान्य नाम, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, जो आपका पूछा है कि भाई शुष्क बर्फ होती है ना, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, वो किसे कहा जाता है? तो आपका जो CO2 होती है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा CO2। जो CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे आपका बोलता है कैल्शियम का क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई औसत शक्ति होती है, एवरेज आपका पावर, उसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, P बराबर W/T, ये कार्य करने की दर होती है, इसे बोलते हैं शक्ति। अब देखिए औसत शक्ति जब निकालते हैं तो भाई टोटल कार्य बटे टोटल टाइम, या फिर क्या बोलेंगे भाई टोटल कुल प्रयुक्त ऊर्जा, यानी कि कार्य जो होती है उसकी क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो भाई कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, यानी कि टोटल एनर्जी यूज्ड बटे टोटल टाइम बराबर आपका एवरेज जो पावर होती है वह उसके बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सा कथन है वो आपके सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है उसमें आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों जो होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, उनमें आपके परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट होता है उसमें आपके परमाणु संख्या, एटम्स की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे C+O2 बराबर CO2 होता है, तो यहाँ पर देखिए जितने कार्बन बाईं ओर है उतने दाईं ओर है ना, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर है, इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहली बात बिल्कुल सही है कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक और जो आपके उत्पाद होते हैं उनमें विभिन्न परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। दूसरे तरीके संतुलित रासायनिक समीकरण में आपके सभी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी परमाणु समान नहीं होते, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बस दूसरा जो है आपको बोला कि असंतुलित जो समीकरण है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसमें क्या होता है कि सभी अभिकारक और उत्पाद के परमाणु समान होते हैं, ये गलत, आपके ये कथन आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना, उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा क्या होती है? समान होती है। मतलब जितने परमाणु आपके अभिकारक के होंगे उतने ही आपके उत्पाद के परमाणु होते हैं, और ये कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान बढ़ता है ना ही द्रव्यमान में कमी होती है, यानी कि द्रव्यमान आपके क्या होता है? समान होता है। इसे बोलते हैं रासायनिक वो आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आज का वीडियो इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।